देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब मंगलमय होंगे और आपका दिन जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं वह अच्छे परिणाम का संकेत है। क्योंकि आज यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से जिस दिन परीक्षा भवन में आप लोग बैठेंगे तो आपको तमाम प्रश्न हल करना आता होगा। और जब आप तमाम प्रश्नों को हल करके आएंगे जो दिशा निर्देश के अनुसार, जैसे 15 क्वेश्चन में से यदि 10 का जवाब देना है, 8 में से 4 का जवाब देना है, तो उन 4 प्रश्नों का जवाब यदि आप देते हैं, 15 में से 10 प्रश्नों का जवाब जो भी दिशा निर्देश के अनुकूल, दिशा निर्देश को पढ़ते हुए यदि आप सवाल का जवाब यदि देते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में जो परिणाम होगा वो आपको संतोष देगा, आपको एक खुशी देगा और आपके परिवार को एक बेहतर कल देगा। तो इसलिए मन से पढ़ते रहिए और आज का उपयोग करते रहिए। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें दोनों पार्ट में 10-10 क्वेश्चन बता दिए गए हैं और यह तीसरा पार्ट है। और तीसरे पार्ट में भी हम लोग 10 प्रश्नों का जिक्र करेंगे। और देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, जैसे आपदा प्रबंधन जिसे कहते हैं हिंदी में, आपदा प्रबंधन से अधिक क्लिष्ट सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंधन में कुल मिलाकर के आपदा के विषय में रहता है, चाहे वो मानव जनित आपदा हो गया अथवा प्राकृतिक आपदा हो गया। कुछ एक आपदाओं को आप लोग हर वर्ष देखते ही हैं, चाहे वह सुखाड़ हो गया अथवा कभी कभी भूकंप भी आ ही जाती रहती है अथवा बाढ़ हो गया। तो ये तमाम आपदाएं जो हैं सो वो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं भ्रमण करते ही रहते हैं। तो उन्हीं आपदाओं से संबंधित कुछ न कुछ एक सवाल रहते हैं और जिन प्रश्नों को हल करना आपके लिए ज़्यादा सा कठिन नहीं होगा। बहरहाल मैं पुनः एक और तीसरे अध्याय के साथ आपके बीच में मौजूद हूँ, जो तीसरा पार्ट है। और ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कंपार्टमेंटल एग्जाम में हो बिहार बोर्ड के अथवा एनुअल एग्जामिनेशन में हो, तो वो तमाम प्रश्नों का जिक्र आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इस पार्ट से प्रथम प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा करें। तो लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा के समय में जितनी भी संचार की व्यवस्थाएं होती हैं, वैकल्पिक जो स्रोत जो होते हैं, वे कहीं ना कहीं अन्य जो संचार के माध्यम होते हैं वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाते हैं। और ध्वस्त हो जाने के साथ साथ क्या होते हैं, तो जो संचार का आदान प्रदान होता है वो समाप्त हो जाता है। मगर प्राकृतिक पूछ रहा है क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाली किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम। तो लिखेंगे जो तमाम संचार के माध्यम तो ध्वस्त हो जाते हैं, मगर एक संचार का ऐसा माध्यम है जो कि कहीं न कहीं वैकल्पिक संचार का बेहतर माध्यम कहा जा सकता है, क्योंकि हैम रेडियो उसका क्या नाम है, संचार के माध्यम का नाम है हैम रेडियो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वैकल्पिक संचार के माध्यम के रूप में हैम रेडियो बेहतर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये सैटेलाइट से क्या होता है, ये संचालित होता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हैम रेडियो जो है सो वैकल्पिक संचार का एक बेहतर माध्यम के रूप में उभर सकता है और बेहतर माध्यम होता ही है। उसके पश्चात दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। तो लिखेंगे, सुखाड़ से बचाव के निम्नलिखित तरीके हैं। प्रथम तरीका आप लोग लिख सकते हैं कि वर्षा जल का संग्रहण। हम लोग क्या करते हैं, तो बारिश होती है मगर बारिशों का जल जो होता है वो हम लोग यूं ही बहने देते हैं, मगर उस जल को यदि संचित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, तो निश्चित रूप से सुखाड़ के प्रभाव से बचा जा सकता है। दूसरा, जल का अधिक अपव्यय न किया जाना। सुखाड़ से बचाव का दूसरा हम लोग उपाय के रूप में लिख सकते हैं, अधिकांश लोग होते हैं जो पानी के नल का जो होता है ना, उसको ऑन करके क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यूं ही पानी बर्बाद होता रहता है। तो आज यदि आप लोग जल का यदि दुरुपयोग करते रहिएगा तो भविष्य में इसका खामियाजा हमें ही भुगतना होगा। तो जल का सदुपयोग भी सुखाड़ से बचाव का उपाय कहा जा सकता है। तीसरा, हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण करने से यह होगा कि बारिश जो है सो ससमय होती ही रहेगी और वनों की अंधाधुंध यदि कटाई होती रहेगी तो सुखाड़ से कदापि बचा नहीं जा सकता है। हर बार सूखे से हम लोग प्रभावित होंगे। तो ये उपाय आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनामी क्या है। तो लिखेंगे, महासागर अथवा सागर में के गहराई में जो हलचल उत्पन्न होता है और उसके कारण जो महासागर अथवा सागर में जो भूकंप उत्पन्न होता है ना, समुद्र में जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, तो सुनामी कहा जाता है ना। और सुनामी की लहरें जो होती हैं काफ़ी भयावह होती हैं, जो कि जान माल की काफ़ी ज़्यादा क्षति करती हैं। तो ये सुनामी की परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से तात्पर्य है जीवन की रक्षा के लिए आकस्मिक किया जाने वाला प्रबंध। अर्थात जैसे देखिए,
कोई भी प्राकृतिक आपदा घटित होती है तो क्या किया जाता है, त्वरित मतलब तुरंत क्या किया जाता है, तो वहाँ पर के स्थानीय लोग जो होते हैं उनके द्वारा आकस्मिक प्रबंध किया जाता है। जैसे यदि किसी प्रकार की यदि आग आपदा होती है ना, गैस के फट जाने के कारण या फिर घर में ही किसी कारणवश आग लग जाती है, तो क्या किया जाता है, स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत आकस्मिक क्या किया जाता है, जीवन की रक्षा के लिए क्या किया जाता है, जो भी आग में लोग फंसे होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। यदि जल गया हुआ है उनका शरीर तो क्या किया जाता है, फौरन उस पर ठंडा पानी लगाया जाता है, बर्नल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आकस्मिक प्रबंध किए जाते हैं, है ना। ये नहीं इंतजार किया जाता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी तब जा करके आग बुझाया जाएगा, उसके पश्चात और प्रक्रियाएं होंगी। तो स्थानीय लोग क्या करते हैं, तो फौरन जीवन की रक्षा के लिए आकस्मिक तुरंत त्वरित प्रबंध करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाढ़ के समय अपनाई जाने वाली सावधानियों का उल्लेख करें। तो बाढ़ के समय में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाढ़ के समय में सावधानियां, निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रथमतः तो क्या, तो बाढ़ की जब स्थिति है तो हम लोग आपदा को अपने निकट आने का इंतजार न करें, बांध टूटने का इंतजार न करें, बल्कि क्या करें, तो जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो उस क्षेत्र से हम लोग क्या करें, तो दूर किसी ऊंची भूमि वाले स्थान पर हम लोग चले जाएं। और जहां पर हम लोग जाएं तो सावधानी के क्रम में हमें क्या बरतना चाहिए, तो कुछ भोजन का सामान भी ले लेना चाहिए, अथवा जो भी आवश्यक दवाएं होती हैं उन दवाओं को भी ले जाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण अधिकांशतः आवागमन का माध्यम भी कहीं ना कहीं स्थगित हो जाता है और जीने के लिए भोजन तो चाहिए ही। तो ये सभी सावधानियां आप लोग लिख सकते हैं कि जब बाढ़ के समय में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ऊंची भूमि पर चले जाने से यह होता है कि बाढ़ का जल जो होता है ना वो हमारे पास में नहीं पहुंच पाता है ना। तो हमें मुश्किलों को अपने आंगन में आने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सचेत होना चाहिए और उसका डटकर सामना करने के लिए पहले ही योजनाएं बना लेनी चाहिए, तब जा करके हम लोग किसी भी प्रकार की आपदा होगी तो हम लोग उस आपदा से बच सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन करें। तो लिखेंगे भूकंप से बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। प्रथम उपाय के रूप में आप लिख सकते हैं, भूकंप और सुनामी दोनों के बचाव के उपाय आप लोग अलग अलग लिख दीजिएगा। भूकंप से बचाव के उपाय के रूप में आप लोग लिख सकते हैं कि भूकंप रोधी घर का निर्माण करना चाहिए। भूकंप का रोधी घर के निर्माण के साथ साथ भूमि घर जो होता है उसका आकार ऐसा होना चाहिए जो कि आयताकार हो, है ना। तो इस प्रकार भूकंप के से बचा जा सकता है ना, भूकंप के प्रभाव से। यदि भूकंप यदि आ जाता है तो क्या किया जाए उस समय में, तो किसी ठोस जो वस्तु हमारे घरों में है तो उसके नीचे चले जाना चाहिए, ताकि यदि मलबा वगैरह कुछ गिरता भी है तो उतना ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। बहरहाल यदि प्रकृति की रूप यदि काफ़ी खौफनाक है तो फिर कहीं भी हम छुप जाएं, मौत तो हमें गला ही लगा ही लेती है, मगर यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि इस आपदा से भी बचने का भरसक प्रयत्न किया जाए। और सुनामी से बचाव के लिए क्या किया जाए, तो सुनामी से बचाव के लिए देखिए, सुनामी जब जो समुद्र में आने वाली होती है तो इससे पूर्व सूचनाएँ दी जाती है, लोगों को सचेत कर दिया जाता है मानसून विभाग के द्वारा। तो हम लोग उस सूचना को गंभीरता से लें, उसको यूं ही मतलब एक बेहद ही सामान्य चेतावनी समझ कर न चले, बल्कि यदि सुनामी की यदि चेतावनी दी जाती है तो उस क्रम में हम लोग प्रयास करें कि हम लोग समुद्र में भ्रमण हेतु न जाएं, है ना। हम लोग समुद्र किनारे जो सेल्फी लेने के चक्कर में होगा कि जो उसी में बह करके ऐसे सेल्फी लेंगे कि बस भगवान के पास जाकर मिल जाएंगे, तो हम लोग चेतावनी को गंभीरता से लें। देन दूसरा उपाय हम लोग लिख सकते हैं कि जो समुद्र के किनारे तटबंध का निर्माण करना चाहिए और वो भी मजबूत तटबंध का निर्माण करना चाहिए। तीसरा उपाय आप लोग लिख सकते हैं कि समुद्र के किनारे किनारे यदि मैंग्रोव के वृक्ष लगाए जाएं तो इस प्रकार भी सुनामी के प्रभाव से बचा जा सकता है। तो ये सभी उपाय आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करें। आपदा प्रबंधन का क्या उद्देश्य होता है, तो देखिए आपदा कोई भी होती है ना तो वो आपदा मनुष्य को कष्ट पहुंचाती है, जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचाती है। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि आपदा प्रभावित लोगों को राहत सामग्री मुहैया करवाई जाए, आपदा प्रभावित लोगों को कहीं न कहीं वो तमाम सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे उनको आपदा का प्रभाव उनको कम लगे। तो इसलिए आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा प्रबंधन आवश्यक है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लेख लिखें। सुनामी आपदा प्रबंधन अर्थात सुनामी की जो आपदा होती है उसके प्रबंध के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उस पर एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है आप लोगों को। 2 नंबर का पूछा जाता है, तो लिख दीजिएगा सुनामी आपदा प्रबंधन। पहले तो सुनामी के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। जब महासागर अथवा सागर के धरातलीय हलचल के कारण जो भूकंप आता है महासागर अथवा सागर में, उसे ही सुनामी कहा जाता है।
और इसके प्रबंधन के लिए हमें, सुनामी से प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो भी चेतावनी दी जाती है कि जो सुनामी यदि कि जिस दिन आने वाली होती है तो उस दिन हम लोग भ्रमण हेतु न जाएं। हम लोग यथासंभव प्रयास करें कि हम लोग मजबूत तटबंध का निर्माण करें। यदि सुनामी के क्षेत्र के अंतर्गत हमारा यदि घर आता है, घर है यदि है पड़ता है हमारा घर, और चेतावनी दे दी जाती है कि सुनामी आने वाला है, तो हम यथासंभव प्रयास करें कि सूचना से पूर्व, जब सूचना दे दिया जाता है कि फलाना तारीख को आने वाला है, तो उससे पूर्व ही हम लोग क्या करें, तो उस स्थान को छोड़ करके किसी अन्य जगह पर हम लोग चले जाएं। तो ये प्रबंधन के लिए आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। तो सुखाड़ से बचने के लिए जो प्रबंध किया जाता है ना, उसे सुखाड़ प्रबंधन कहा जाता है। सुखाड़ से प्रबंधन से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो यदि बारिश का जो जल होता है, उस बारिश को जल को हमें एक डैम बना करके उस डैम में हमें वर्षा का जल को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जन्म दिवस के रूप में अथवा किसी प्रकार का शुभ कार्य होता है, उस शुभ कार्य के दिन एक स्मृति के रूप में, एक याद के रूप में क्या करें, तो हम लोग एक वृक्ष लगाएं, ताकि एक वृक्ष जो होता है वो कई लोगों को सांसें मुहैया करवाता है और बारिश का भी मुख्य कारक होता है। तो इस प्रकार हम सुखाड़ के प्रबंधन के बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करना है, तो हम लोग बिहार वासी हैं, तो हम लोगों से बेहतर कौन भला बिहार के बाढ़ की स्थिति के बारे में वर्णन कर सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो बिहार का अधिकांश हिस्सा, वैसे उत्तरी बिहार जो है, उत्तरी बिहार अधिकांशतः क्या होता है, तो बाढ़ से प्रभावित रहा है। और जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है तो किसान के सपनों को तबाह कर देती है। न जाने कितने ऐसे निर्धन होते हैं जिनके आशियानों को उजाड़ देती है ना। किसानों का सपना जो है सो फसल तो बर्बाद होता ही है, न केवल उनका फसल बर्बाद होता है बल्कि उनके फसल के साथ उनका जितना तमाम सपना रहता है वो भी स्वाहा हो जाता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि जब भी बिहार में बाढ़ आती है तो उसको आर्थिक रूप से और कहीं ना कहीं पूरा पिछड़ापन में धकेल देती है और एक ऐसी गरीबी की तले में धकेल देती है, गरीबी की खाई में धकेल देती है, जिससे उबर पाना उसके लिए बेहद ही नामुमकिन होता है। तो इस प्रकार इस पार्ट से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था उन प्रश्नों को मैंने आपको बीच में रखा। आपके पास जो भी अभी समय शेष है उस शेष समय को विशेष समझिए, और नहीं तो प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा की मरम्मती करवाइए वाली ध्वनि आप लोग सुन रहे होंगे जो कि बैकग्राउंड में चल रही है, तो वही करना पड़ सकता है। तो पढ़ाई के लिए हमें समर्पित रहना चाहिए, अन्यथा एक दिन हमें ही नुकसान होता है। और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें हर दिन पढ़ना होता है, अन्यथा एक दिन हमें ही बेहद कष्ट का अनुभव होता है। धन्यवाद।